नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अभी जीडीएस टू एमटीएस का जो बैच चल रहा है, उसमें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, ये जीडीएस टू एमटीएस की जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन क्लासेस को आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों थ्योरी क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका थ्योरी बेसिस पर ही आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही सिंपल आता है, और उसमें आप बिल्कुल 101% उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो थ्योरी बेस है आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे जो पोस्टेज है, स्टाम्प्स है, स्टेशनरी है, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनका भुगतान होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी पेड वर्जन नहीं है। इसलिए इस वीडियो का सभी जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको लाभ मिल सके, यही इसका मोटिव होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखने वाले हैं कि डाकघर की पूर्व अदायगी की वांछनीयता, ठीक है ना, डिसरेबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट, ठीक है ना दोस्तों, ऑफ पोस्टेज। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो डाकघर की पूर्व में अदा की गई है, जो मतलब जो कोई आर्टिकल है उसको पूर्व में अदा की गई है उसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, डाकघर यह प्रयास करता है कि वह सभी डाक वस्तुओं को जिनका पूरा डाक भार का भुगतान पहले ही कर दिया गया है यथाशीघ्र डाक से भेज और उनका जितना जल्दी हो सके वितरण करे। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाकघर यह प्रयास करता है कि पोस्ट ऑफिस यह प्रयास करता है कि वह सभी डाक वस्तुएं, मतलब कि कौन सी सभी बात, वह सभी डाक वस्तुएं जिनका भुगतान पहले से ही जो डाक वार का भुगतान था वो पहले से ही कर दिया गया है यथाशीघ्र डाक से भेज और उनका जितना जल्दी हो सके वितरण करे। मतलब कि जिस वस्तु का या जिस आर्टिकल का भुगतान पहले से ही हो चुका है उस भुगतान को जल्द से जल्द वितरण या डिलीवर करना होता है। डाक वार का यह पहला प्रयास रहता है, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे कि पहले से भुगतान किसका रहता है, तो पहले से भुगतान आपका स्पीड पोस्ट का रहता है, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट का पहले से भुगतान रहता है। रजिस्टर का जो रजिस्टर आर्टिकल होते हैं उनका भी पहले से भुगतान रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सभी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि इनको जल्दी से जल्दी जो प्रेषक है, जहाँ प्रेषक ने जिसको भेजे है उसके पास यह आर्टिकल पहुँच सके, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम, यहाँ पे ऐसी वस्तुओं को जिनका डाकवार पहले से ही अदा नहीं किया गया है या पूरा अदा नहीं किया गया है और दूसरी गैर राष्ट्रीय डाक की अपेक्षा भेजने में अधिक सुरक्षा नहीं बरती जाती है। मतलब कि ऐसी कई राष्ट्र ऐसे होते हैं जिनमें कम वस्तु का डाक टिकट लगा होता है, लेकिन जो आपका जो प्रेषक होता है, प्रेषक भेजने वाला, उसने पूरा आपका जो डाक टिकट है वो नहीं लगाया होता है डाक बाहर का, तो उसको भेजने में थोड़ा टाइम लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसको भेजा तो जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगता है, तो उसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले किसको दी जाएगी, सबसे पहले जिसका भुगतान हो चुका है उसको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से समझ लीजिए, जिस आर्टिकल का भुगतान हो गया हो उसको सबसे पहले, और जिस आर्टिकल का भुगतान नहीं हुआ है या फिर थोड़ा बहुत उसका भुगतान आपका रह गया है तो उसको सेकंड नंबर पर प्राथमिकता दी जाती है भेजने में, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको सेकंड नंबर पर भेजेंगे। उस डाकवार को लेने यहाँ पे आगे देखेंगे, बल्कि ऐसी वस्तुएं उस डाकवार को लेने के खातिर जो उन पर देय होता है रोक ली जाती हैं। मतलब कि जो वस्तुएं होती हैं जिन पर जो आपका वजन के हिसाब से वस्तुएं आती हैं, उनको जो डाकवार रह गया होता है उन वस्तुओं को पोस्ट ऑफिस अपने पास रख लेता है और उनको रोक ली जाती है, और उन्हें गैर राष्ट्रीय डाक के साथ भी जो विशिष्ट रूप से वितरण के लिए होती हैं जारी नहीं किया जाता। सभी तरह की डाक के साथ सामान वितरण के लिए रोक लिया जाता है। मतलब कि जो गैर रजिस्ट्री वस्तुएं होती हैं, जो अन्य रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, उन आर्टिकलों के साथ भी उनको रोक लिया जाता है और उन्हें सामान डाक के साथ
के लिए रोक लिया और उनको सामान्य डाक वितरण के लिए रोक लिया। जो सामान्य डाक वितरण होती है, जैसे कि आपके आधार कार्ड मान लो, ठीक है ना, आधार कार्ड मान लो, और कोई क्या आपका पोस्ट कार्ड मान लो, जो सामान्य डाक में आते हैं ना, जो पोस्ट कार्ड मान लो आपका, ठीक है ना, उस डाक के साथ उसको भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक सार में समझेंगे कि इसका सीधा सीधा पूरा इसका क्या अर्थ निकला। इसके इतना अपन ने पूरा पढ़ा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकल रहा है कि जो रजिस्टर आर्टिकल होंगे, जो रजिस्टर आर्टिकल होंगे जिनका भुगतान पहले से हो गया है, ठीक है, जो रजिस्टर आर्टिकल जिनका भुगतान पहले से हो गया, ठीक है ना, जिनका भुगतान हो चुका है, उनको हम सबसे पहले भेजेंगे, ठीक है ना। और जिन आर्टिकल का भुगतान नहीं हुआ है, जिन आर्टिकल का भुगतान नहीं हुआ है, उनको हम बाद में सामान्य डाक से भेजेंगे। और जो भी उसका जो भुगतान रह गया हो, जो बकाया राशि रह गई हो उसका डाक अधिवार का, तो उस डाक अधिवार को जो प्राप्तकर्ता होता है उससे उसको वसूल किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले जो आपकी डाक है उसको कौन सी डाक को भेजा जाएगा। तो उसमें यह क्वेश्चन बनेगा कि रजिस्टर आर्टिकल को भेजा जाएगा जिसका डाक भार का पहले से भुगतान पूरा हो चुका है उसको भेजा जाएगा, या फिर जिसका डाक भुगतान का पूरा भार नहीं हुआ उसको भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं डाक टिकट और लेखन सामग्री, पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या देखने वाले, भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतः डाकघर का भुगतान डाक टिकट जारी करके प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतः डाकघर का भुगतान डाक टिकट जारी करके प्राप्त करते हैं। मतलब कि डाक टिकट जो डाक टिकट है वो उसको जारी कौन करता है, उसको तो सबसे पहले जारी करता है जो भारत सरकार है वह इसको जारी करती है, ठीक है ना। भारत सरकार इसको जारी करती है और भारतीय डाक विभाग के द्वारा उसका वितरण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट बन रहा है, अंतर्गत सामान्यतः डाकघर का भुगतान डाक टिकट जारी करके प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो डाक टिकट है उसके जो जितने रुपए का है उसका जो पैसा है उसको डाकघर को भुगतान कर दिया जाएगा और आपको डाक टिकट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। डाकघर लेखन सामग्री के कुछ मदें भी जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड जारी करता है जिन पर अपेक्षित मूल्य के टिकट उत्तीर्ण किए गए होते हैं। यदि ऐसी डाक लेखन सामग्री पर यहाँ तक देख लेते हैं अपन कि डाकघर लेखन सामग्री की कुछ मदें, मतलब कि जो डाकघर है वह लेखन सामग्री जहाँ पे लेटर वगैरह लिखे जाते हैं उन सभी को भी वह डाकघर जारी करता है। अब कौन कौन से जारी करता है, जैसे कि लिफाफे, जो लिफाफे होते हैं, ठीक है ना। लिफाफे इस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार के लिफाफे होते हैं। यहाँ पे आपको जो आपका जो भी आपको भेजना होता है वो लिफाफे को आपको भेज देते हैं और 5 रुपये का यहाँ पे लिफाफा मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने रुपए का लिफाफा मिलता है, तो 5 रुपये का लिफाफा मिलता है। उसमें पहले से ही टिकट चिपका हुआ होता है और उस टिकट से ही उस डाक का भुगतान माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अंतर्देशीय पत्र भी होता है, उसी प्रकार से अंतर्देशीय पत्र भी आपका होता है, ठीक है ना। अंतर्देशीय का भी पहले से ही भुगतान होता है, ठीक है ना। तो आपको यह रुपये सीधे देने पड़ते हैं और आपको अंतर्देशीय पत्र दे दिया जाता है। उसके बाद आपका होगा पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड जारी करता है, ठीक है ना। ये पोस्ट कार्ड भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सभी सामान डाक के अंतर्गत आते हैं, लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड, जिन पर अपेक्षित मूल्य के डाक टिकट उत्तीर्ण किए गए। मतलब कि पहले से ही इसमें डाक टिकट लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। यदि ऐसी डाक लेखन सामग्री पर मुद्रित टिकट के मूल्य से अधिक भार लिया, ठीक है ना, अधिक भार लिया जाता हो तो अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर इस फर्क को पूरा किया जा सकता है। मतलब कि अगर उससे अधिक मूल्य का जो डाक टिकट लिया जाता है तो उस पर और अधिक डाक टिकट लगाकर उसको जो उसका आपका डाक टिकट का जो भार होगा उसको आप डाक टिकट के द्वारा पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। जो वस्तु का भार होगा उसके डाक टिकट का आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्व टिकट, रेवेन्यू टिकट, स्टाम्प जो डाकघर द्वारा बेचे जाते हैं, इन
टिकटों का प्रयोग डाक बार के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा ये वाला जो नोट में लगा हुआ है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बनेगा कि जो रेवेन्यू स्टाम्प होते हैं, ठीक है ना, रेवेन्यू स्टाम्प होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, रेवेन्यू स्टाम्प होते हैं, जो रेवेन्यू स्टाम्प होते हैं उन रेवेन्यू स्टाम्प का प्रयोग डाक टिकट के द्वारा बेचा तो डाकघर के द्वारा ही जाता है, लेकिन उन टिकटों का प्रयोग किसी सामान डाक को भेजने में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। उनका भुगतान किस में किया जा सकता है, या तो कोई क्लेम हो, ठीक है ना, या फिर आपका कोई आपको पैसा निकालना हो बाहर सरकार से, किसी प्रकार का राजस्व निकालना हो, तो उस प्रकार के उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बनेगा कि जो रेवेन्यू टिकट होते हैं उनका प्रयोग सामान डाक भेजने में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा डाक प्रवाह का भुगतान फ्रैंक मशीन द्वारा छपे हुए प्रयुक्त मुद्रांक या मुद्रांकों के जरिए अथवा कुछ मामलों में नकदी देकर किया जा सकता है। मतलब कि जो डाक प्रवाह होता है, जो डाक का भार होता है, ठीक है ना, डाक का जो भार होता है का भुगतान फ्रैंक मशीन द्वारा छपे हुए प्रयुक्त मुद्रांक, मतलब जो फ्रैंक मशीन होती है, ठीक है ना दोस्तों, आगे पढ़ेंगे फ्रैंक मशीन क्या होती है। तो यहाँ पे अभी इतना देख लीजिए, आपकी जो फ्रैंक मशीन होती है, फ्रैंक मशीन एक प्रकार की जो डाकघर के द्वारा जारी होती है, ठीक है ना, और ये आपकी सील प्रकार से लगाती है, ठीक है ना, एक प्रकार से किसी भी आर्टिकल को फ्रैंक करती है, और यह प्राइवेट फर्म द्वारा इसको जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छपे हुए प्रयुक्त मुद्रांक या मुद्रांकों के जरिए अथवा कुछ मामलों में नकदी देकर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो अगर आप फ्रैंक मशीन का द्वारा आर्टिकल को मुद्रांक करा लेते हैं तो उसका भी आपका भुगतान हो सकता है, ठीक है ना, उसको भी आप भुगतान हो सकता है। फिलेटली ब्यूरो, अब यहाँ पे देख लेंगे फिलेटली ब्यूरो क्या होते हैं। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिलेटली ब्यूरो में क्या देखेंगे हम, टिकट संकलनकर्ताओं और टिकट संग्रहणों जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग ने इलाहाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, श्रीनगर, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कुर्नूल, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, शिलांग, शिमला और त्रिवेंद्रम और CBPO मार्फत 56 APO और 2 CBPO मार्फत 99 APO के मुख्य डाकघरों में फिलेटली ब्यूरो खोले गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं जो टिकट संकलन करता है, वहाँ पे टिकट संग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब कि किसी विभाग को टिकट संकलन की आवश्यकता पड़ती है तो उन टिकट संग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार को पूरा करने के लिए विभाग के द्वारा जो पोस्ट ऑफिस है उसके द्वारा कि कहाँ पर जो वो खोले गए हैं। तो यहाँ पे खोले गए हैं फिलेटली ब्यूरो, आपके खोले गए हैं इलाहाबाद में खोला गया है, अहमदाबाद में खोला गया है, बेंगलोर में खोला गया है, मुंबई भोपाल में, बम्बई में, कलकत्ता में, चंडीगढ़ में, श्रीनगर में, कटक में, हैदराबाद में, जयपुर में, कानपुर में, कुर्नूल में, लखनऊ में, मद्रास में, नागपुर में, नई दिल्ली में, पटना में, शिलांग में, शिमला में और यहाँ पे त्रिवेंद्रम में और 56 APO में और 99 APO में, इन सभी डाकघरों में जो आपका फिलेटली ब्यूरो है उन सभी को खोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुख्य डाकघरों फिलेटली ब्यूरो खोले गए हैं। विदेशों के ऑर्डर भारतीय फिलेटली ब्यूरो बम्बई JPO से निष्पादित किए जाते हैं। जो विदेशों से ऑर्डर आते हैं उन सभी को जो आपका बम्बई फिलेटली ब्यूरो है वहाँ पर JPO मुंबई के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे पैकिंग के सामान्य नियम, जो अपन पैकिंग करते हैं उसके सामान्य नियम क्या होते हैं। तो पैकिंग, प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों को उनकी तारीख मोहर लगानी पड़ती है। आवागमन के दौरान डाक के थैलों में उन्हें काफ़ी दबाव और रगड़ खानी पड़ती है, इसलिए उन सभी वस्तुओं को जिन पर मोहर लगती हो और दबाव पड़ना संभव है तो मजबूत आवरण में पैक करना चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी भी आर्टिकल को भेज रहे हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों पैकिंग के सामान्य नियम, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो पैकिंग करते हैं, आप किसी भी आर्टिकल को भेजते हैं तो उसमें किस प्रकार से पैकिंग करनी चाहिए, उसके सामान्य नियम क्या होने चाहिए, ठीक है ना। पैकिंग, प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों को उन्हें तारीख मोहर लगानी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जब अपन किसी भी आर्टिकल को पैकिंग करते हैं तो कम से कम 2 डाकघर, अब 2 डाकघर कौन से हो गए उसमें,
तो आप डांकर हो गया इसमें 2 आपके हो गया डांकर इसमें, ठीक है ना दोस्तों। कौन से 2 डांकर हो गए, तो 2 डांकर आपके इसमें हो गए। एक तो जहाँ से आपने जो आर्टिकल बुक किया है, और एक आर्टिकल वो जहाँ से आप उस आर्टिकल को वितरण हो रहा है, ठीक है ना। उन 2 डाकघरों की मोहर कम से कम लगानी पड़ती है, ठीक है ना। 2 डाकघर की मोहर लगानी पड़ती है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके डाकघर किसी भी रजिस्टर या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की मोहर लगी होती है, तो उस पर 2 डाकघरों की मोहर लगी होती है। अगर ऐसे पूछ लेता है कि एग्जामिनर आपसे कि किन 2 डाकघरों की मोहर लगी होती है, तो एक तो आपके जहाँ से आपने आर्टिकल बुक किया है वहाँ की मोहर लगी होती है, और जहाँ पर आर्टिकल वितरण हो रहा है वहाँ उस डाकघर की मोहर लगी होनी बहुत ही अत्यावश्यक होता है, ठीक है ना। उससे यह पता चल जाता है कि इस तारीख को यह आर्टिकल को बुक किया गया है, और इस तारीख को यह जहाँ पे वितरण हो रहा है उस तारीख को यह इस आर्टिकल को यहाँ पे प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। आवागमन के दौरान डाक के थैलों में उन्हें काफ़ी दबाव और रगड़ खानी पड़ती है, इसलिए उन सभी वस्तुओं को जिन पर मोहर लगानी होती है और दबाव पड़ना संभव है तो मजबूत आवरण में पैक करना चाहिए। मतलब कि जब वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो उसमें आवागमन में काफ़ी दबाव पड़ता है। जो आर्टिकल होते हैं उसको थैलों में भरा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वहाँ पे टूटने या फूटने का डर रहता है, या किसी प्रकार की क्षति होने का डर रहता है। तो उन सभी आर्टिकल को एक मजबूत आवरण से उन सभी आर्टिकल को आपको पैक करना चाहिए, ठीक है। मजबूत आपको पैक करना चाहिए, और आसानी से टूट जाने वाली कमजोर वस्तुओं की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी डाकघर नहीं बरत सकता है। मतलब कि अगर आप ये समझें कि अगर आपने किसी प्रकार के आर्टिकल है, जो आपने आपकी कोई कीमती वस्तु है उसको आपने डाकघर के द्वारा भेजा, उसमें कोई आपने वहाँ पे जो आवरण है उसका सही से नहीं लगाया है, वहाँ पे उसको सही से पैकिंग नहीं की है, तो उसके लिए डाकघर की किसी प्रकार की कोई भी सुरक्षा उसमें बरतता नहीं है। इसलिए ये सिर्फ प्रेषक की जिम्मेदारी होती है कि वह उस आर्टिकल को अच्छे से भेजे, ठीक है ना। तो जब पार्सल, पैकेट या पत्र की हिफाजत के लिए मोमी कपड़े का प्रयोग किया जाए तो उसका प्रयोग भीतरी आवरण के रूप में करना चाहिए, या मोमी कपड़े के ऊपर उस पर कम से कम काफ़ी मजबूत कागज़ अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। मतलब कि अगर जो मोमी कपड़ा होता है उसकी तो उसको मोमी कपड़े का यूज़ कागज़ के भीतर यूज करना चाहिए, ठीक है ना। प्रयोग भीतरी आवरण के लिए करना चाहिए, जिससे कि उसको आर्टिकल को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचे। मोमी कपड़े के ऊपर उस पर कम से कम मजबूत कागज़ अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। मतलब कि जो मोमी कपड़ा होता है उसके ऊपर कम से कम कागज़ अच्छी तरह से भी बांध देना चाहिए, ठीक है ना, बांध देना चाहिए, जिससे उसके ऊपर डाकघर की तारीख, मोहरों की छाप या डाक टिकट जो भी लगानी होती है लगाई जा सकती है, ठीक है ना। कागज़ अगर लगा होगा तो उस पर साफ साफ दिखाई देगा कि डाकघर किस डाकघर से यह बुक किया गया है और किस डाकघर से इसको वितरण किया गया है। इसलिए उसकी डाकघर की जो मोहर है उसको अच्छे से लगा देना चाहिए, ठीक है ना। और डाक टिकटों को भी जो आप डाक टिकट लगे होते हैं वो भी साफ साफ दिखते हैं। विशेष वर्ग की वस्तुओं को पैक करने के बारे में विशेष नियम उस वस्तु से संबंधित खंड में दिए हुए हैं। ये नियम पूर्ण होते हैं जिनके बारे में उल्लंघन पर हर मामलों में दंड निर्धारित किया गया है, फिर भी हर एक पत्र। मतलब कि जो विशेष वस्तु की वर्ग की वस्तु होती है उनका चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, उनको सावधानीपूर्वक भेजा जाता है। तो यह नियम पूर्ण जो भी नियम दिए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार की जो विशेष वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, तो उनमें थोड़ी सावधानी डाक विभाग बरतता है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि उसमें दंड का भी प्रावधान है। अगर आपसे जो आर्टिकल है उसमें मिसकैरेज हो जाता है आर्टिकल, तो उस आर्टिकल को आपको भुगतान करना पड़ेगा या आपको उसका दंड मिल सकता है, ठीक है ना। पैकेट या पार्सल को ऐसे ढंग से बंद करना चाहिए कि उसमें ऐसे नुकीले और काट वाले किनारे ना बनने पाएँ जिससे कर्मचारियों को चोट लग सकती हो, पत्रों को क्षति पहुँचे या डाक संकलन में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि जो पार्सल होते हैं उनको इस प्रकार से आपको उन पार्सलों को इस प्रकार से आपको पैकिंग करना चाहिए कि उन आर्टिकलों में ना ही कोई नुकीले तार निकले, या ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम हो जिससे कि कर्मचारियों को चोट लगे या किसी भी प्रकार की ऐसी क्षति ना पहुंचे। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना बहुत ही अत्यावश्यक होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे सील मोहर लगाना। जनता को सलाह दी जाती है कि वह गैर राष्ट्रीय पत्रों और पैकेटों के बाहर की ओर सील मोहरों के लिए लॉक का प्रयोग न करें जब तक कि ऐसी मोहरों उन वस्तुओं की हिफाजत के लिए ज़रूरी ना समझी जाएं जिन पर की वे लगाई जाती है।
मतलब कि जनता को यह सलाह दी जाती है, जो आम पब्लिक होती है, जो कस्टमर होते हैं, उनको यह सलाह दी जाती है कि गैर रजिस्ट्रीकरण पत्रों और पैकेटों के बाहर की ओर सील मोहरों के लिए लॉक का प्रयोग ना करें। मतलब कि जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं या अनरजिस्टर्ड पैकेट होते हैं, उनके ऊपर सील मोहर लगाने के लिए लॉक का प्रयोग ना करें। ठीक है, लॉक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जब तक कि ऐसी मोहरों पर उन वस्तुओं की हिफाजत के लिए ज़रूरी ना समझा जाए। मतलब कि जो आर्टिकल आप भेज रहे हैं पब्लिक, उसको ज़रूरी नहीं समझा जाता है, तब तक उस पर लॉक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो जिन पर की वे लगाई जाती हैं गैर रजिस्ट्री पत्रों और पैकेटों के बाहर की ओर मोहरों के लिए लॉक का प्रयोग करते समय एक पतले पारदर्शी मुलायम कागज़ या दूसरे पतले कागज़ का टुकड़ा मोहर लगने से पहले मोम के ऊपर डाल देना चाहिए। मतलब कि जब लॉक लगाते हैं, लॉक का मतलब यहाँ पे गोंद से है। ठीक है ना। तो उस लॉक का जैसे ही आप लॉक लगाते हैं तो लॉक को एक पारदर्शी मुलायम कागज़ आपको लेना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। अगर आप मान लो इस प्रकार से किसी जो आपका जो पत्र है उसको आप ऐसे भेज रहे हैं और उस पर आप इस प्रकार की लाख लगा दे रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप एक परत और चढ़ा दे रहे हैं साफ़ सफ़ेद कागज़ की। ठीक है ना। इस प्रकार से तो ऊपर डाल देना चाहिए, अन्यथा खुद दोनों वस्तुएं तथा ये वस्तुएं उनके संपर्क में ट्रांजिट के समय आएंगी, दूसरी से वस्तुओं से लाख द्वारा चिपक कर नष्ट हो सकती हैं। विशेष रूप से ऐसी सहायता जिसकी यहाँ सिफारिश की गई है, उनका विदेशों के लिए भेजी जाने वाली डाक के बारे में जरूर ही पालन किया जाना चाहिए, जिन्हें कई दिनों तक बहुत गर्म जलवायु से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा सील मोहर लगाने का क्या तरीका होना चाहिए। सील मोहर लगाने के लिए हमें जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं उसमें लॉक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और जो आपके जो या फिर आप एक अगर आप आज का लास्ट है डाक टिकट कैसे चिपकाएं। तो दोस्तों डाक टिकट कैसे चिपकाए जाते हैं वो हम जानेंगे। इसमें किसी पत्र या पैकेट पर चिपकाए गए टिकट पूर्ण रूप में उस वस्तु पर ही चिपके होने चाहिए, ना कि भीतर रखी गई डाक सामग्री के किसी भाग अथवा अलग लेबल या दूसरी किसी चीज़ की तो उस वस्तु से बंधी हुई हो या संलग्न हो। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है जिस पत्र को आप भेज रहे हैं उस पत्र के बिल्कुल आपको ऊपर ही उस डाक टिकट चिपकाना चाहिए, या फिर आपको उसके जो पता होता है उस पते के पीछे वाले जो फॉर्मेट होता है वहाँ पर डाक टिकट चिपकाने चाहिए। ठीक है ना। नहीं तो आप डाक टिकट अगर आपको चिपकाना है तो आप नीचे से ऊपर दाईं तरफ आप डाक टिकट चिपका सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये टिकट जिस तरह पता लिखा जाता है उस तरफ दाएं हाथ के और ऊपरी कोने पर चिपका सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका लेटर है और यहाँ पे आपको डाक टिकट चिपकाने होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आपको अपने डाक टिकट चिपकाने हो या फिर इसके जो आपका पीछे का भाग होता है उस पर भी आप डाक टिकट चिपका सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। इसमें हमने पढ़ा कि ये पैकिंग के सामान्य नियम और डाक सील मोहर लगाना, डाक टिकट कैसे चिपकाए जाते हैं इत्यादि के बारे में जानकारी